आज भारतीय जन क्रांति दल के द्वारा एक संबोधन आयोजित किया जा रहा है। उपस्थित हैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अजय वर्मा जी, बीच में बैठे हैं। हमारे बाईं ओर बैठे हैं श्री जितेंद्र शुक्ला जी और दाईं ओर है बिहार प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष श्री डॉक्टर पुरुषोत्तम कुमार जी। जितेंद्र शुक्ला जी प्रदेश महासचिव हैं पार्टी के। आज तीनों लोग उपस्थित हैं। बिहार चुनाव में पहला चरण पूरा हो चुका है, पहला चरण का नामांकन पूरा हो गया। अब वोट की बात आएगी। जानते हैं इनसे इनके द्वारा पहले चरण में किए गए उम्मीदवारों के बारे में। आप सबों का स्वागत है हमारे चैनल में। मैं पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अजय वर्मा जी से चाहूँगा कुछ सवाल। जी बताएं, पहला चरण का नामांकन पूरा हो गया, स्क्रूटनी भी पूरी हो गई और अब आपके प्रत्याशी मैदान में हैं। क्या लगता है आपको इस बार के चुनाव में? देखिए, बिहार में इस बार हमारी भारतीय जनता क्रांति दल एक विकल्प देने जा रही है बिहार की जनता को। जैसा कि इस दल के द्वारा करीब 40 प्रत्याशियों का नामांकन किया गया, उसमें आज स्क्रूटनी में देखा तो कुछ प्रत्याशियों के नामांकन रद्द हुए हैं। अब इसकी तस्वीर 12 तारीख को साफ हो पाएगी कि हमारे कितने प्रत्याशी इस बार इधर पहले चरण में मैदान में आ रहे हैं। दूसरे और तीसरे चरण में मेरा पूरा प्रयास है कि मैं सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारूंगा और 200 प्लस प्रत्याशियों की एक संख्या मेरी बनने वाली है, जिसमें मुझे कुछ दलों का ऐलान साथ भी मिल रहा है। और जो जनता, बिहार की जनता इतना सब संपन्न, यहाँ की बुद्धि प्रखर, यहाँ की शक्ति, भूमि में उर्वरा शक्ति में प्रखरता, और उसके बाद भी पिछड़ता चला जा रहा है, बराबर पिछड़ता चला जा रहा है। उसके पीछे कारण क्या है? तो 2009 से मैंने यहाँ पर अनुभव किया, भ्रमण किया यहाँ पर। पहली बार मैं आया यहाँ बिहार में, तो मुझे लगा कि केवल यहाँ की व्यवस्था में जो है कमी होने के कारण यह इसकी दुर्गत है और पूरे देश में इसका जो है नाम बदनाम हुआ। यहाँ के लोगों को अपना घर परिवार, अपनी मातृभूमि छोड़कर बाहर अन्य प्रदेशों में जाकर गालियां खानी पड़ती हैं, एक बड़ा कठिन जीवन यापन करना पड़ता है। तो वो सब कारण क्या है? तो इसलिए मैं व्यवस्था परिवर्तन के लिए यहाँ पर लगा हुआ हूँ, और बल्कि यहाँ तो मैं पूरे प्रदेश की व्यवस्था परिवर्तन के लिए लगा हुआ हूँ, पूरे देश की। और बिहार में मुझे वो पहला मौका मिला है कि इस बार 2020 के चुनाव में ये 2020 का खेल जो क्रिकेट का होता है, उसमें कम ओवर में हम और इस बिहार की एक स्थिति बदलें, एक बेहतर बिहार आपको हम दें, ये मेरा पूरा एक प्रयास रहेगा पार्टी के द्वारा। दूसरा, ईश्वर की कुछ ऐसी दैवी शक्तियां भी साथ दे रही हैं, जो कई दल के प्रत्याशी जिनको टिकट नहीं मिला अच्छी प्रवृत्ति के हैं, क्योंकि मेरे यहाँ तो प्रत्याशियों का भी चयन बड़ा ठोक बजाकर होता है। किसी भी अपराधी को टिकट नहीं देना, ये इसका सिद्धांत है। तो ऐसे कुछ सिद्धांत हैं पार्टी के, और उस पर जो खरा उतरता है किसी को हमारी पार्टी टिकट देती है। तो ऐसे लोग आ रहे हैं मेरे साथ। तो लगता है कि इस बार जो है 2020 में कुछ परिवर्तन आपको बिहार में देखने को मिलेगा। महासचिव जितेंद्र शुक्ला जी, आपसे सवाल है, आपका बिहार चुनाव में क्या फोकस रहेगा? बिहार चुनाव में अभी जो वर्तमान का हालत बिहार का है, उसमें जो अपनी
एनडीए यूपीए के अगेंस्ट जो एसडीए बनी है उसकी मैं बात करना चाहूँगा। इसके माध्यम से बिहार में शिक्षा, संस्कार, रोजी रोजगार की बात मैं करूँगा। पिछले 30 साल का मैं आकलन किया हूँ, जिसमें बिहार को 60 साल पीछे ले जाने की कोशिश की गई है जानबूझकर। हमें अपने अधिकारों से वंचित किया गया है और हमारी पार्टी, हमारी अलायंस इस मुद्दे पर काम करेगी और गारंटी के साथ हम संकल्प पत्र देंगे कोर्ट के माध्यम से, अपने प्रत्याशियों के माध्यम से। जो किसी पार्टी आज तक नहीं दिया है वो हम देने जा रहे हैं। लोगों को विश्वास दिलाएंगे कि जो हम करेंगे, जो हम कहेंगे वही करेंगे, और इसके माध्यम से हम शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सम्मान और अपने धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए फोकस करेंगे और उसी पर चुनाव लड़ेंगे। चुनाव कहाँ से लेंगे? डॉक्टर पुरुषोत्तम कुमार जी, प्रदेश अध्यक्ष बिहार जी, पहले चरण में के नामांकन के बाद अब दूसरे चरण का नामांकन प्रारंभ हो चुका है। आप भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं और साथ में आपके प्रत्याशी भी चुनाव लड़ेंगे। आपके पास, जैसे कि आपके महासचिव ने बताया कि हम लोग शिक्षा को मुख्य बनाएंगे, आप क्या इस पे कहेंगे? निसंदेह शिक्षा का काफी महत्व है मानव जीवन में, क्योंकि जब कोई व्यक्ति शिक्षित होता है तो उसका पूरा जीवन परिष्कृत हो जाता है। बिना शिक्षा के इंसान और पशु में फिर कोई फर्क नहीं होता। शिक्षा ही जो है इंसान को पशु से अलग करता है। इसलिए शिक्षा पर हमारा विशेष ध्यान रहेगा। इसके पहले भी मैंने बताया था कि शिक्षा पर विशेष ध्यान हमारी सरकार का होगा या हमारी गठबंधन जो होगी उस पर विशेष ध्यान देगी। और जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उस पर भी हमारा नियंत्रण होगा। साथ ही हमारा प्रयास यह भी रहेगा कि जो प्रत्येक वर्ष 5,000 10,000 की पुस्तकें जो है प्राइवेट स्कूल्स के द्वारा खरीदवाया जाता है वह प्रति वर्ष गार्जियन के ऊपर लोड न पड़े, और एक लाइब्रेरी की व्यवस्था करेंगे कि वो 1 साल खरीदा जाए और प्रति वर्ष हर छात्र के काम आए। बिहार में शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों सिर्फ उनके लिए है जो पैसे वाले हैं। आपने सही कहा कि बिहार में शिक्षा और स्वास्थ्य सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनके पास पैसे हैं, बल्कि उसमें एक और शब्द जोड़ लें कि न्याय भी उन्हीं के लिए है जिनके पास पैसे हैं। पैसे के बगैर यहाँ न्याय भी नहीं मिलता। तो इसके लिए परिवर्तन के लिए क्या करेंगे? निसंदेह जब हमारी सरकार बनेगी तो हम परिवर्तन करेंगे, इसका हमारे पास रोड मैप भी है। लेकिन अभी मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं करूंगा। पहले हमें जनता सेवा करने का अवसर तो दे। अगर हमें सेवा करने का अवसर मिला तो निसंदेह जो मैं कह रहा हूँ लोगों को दिखेगा। आपके महासचिव जी ने अभी बताया कि हम लोग स्टैम्प पेपर पर लिख कर दे रहे हैं, क्या है वो? जी, ये जनता को हम गारंटी दे रहे हैं कि जो हम आपसे वादा कर रहे हैं उस पर पूरी तरह से खरे उतरेंगे, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो हम आपसे जो कहेंगे, आप जो सजा तय करेंगे, हम उसे स्वीकार करने को तैयार हैं। साथ ही हमारे जितने भी उम्मीदवार हैं सिर्फ जनता से ही एग्रीमेंट नहीं कर रहे हैं, एक जनता को ही शपथ पत्र पर लिखकर नहीं दे रहे हैं, बल्कि पार्टी भी उनसे जो है एक अनुबंध पत्र बनाएगी जिसमें यह निर्णय लिखा हुआ रहेगा कि अगर विधायक बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं और उसके बाद
यदि पार्टी के अनुसार वो कार्य नहीं करते हैं, जनता से सरोकार नहीं रखते हैं, जैसे अन्य दलों के लोग विधायक बन जाते हैं और जनता को भूल जाते हैं, अगर हमारे विधायक ऐसा करेंगे तो हम उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपके प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महासचिव ने बताया कि हम लोग जनता को लिखित आश्वासन दे रहे हैं, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, हमारा जो एक शब्द आया है कि संकल्प पत्र, तो संकल्प जो लिया जाता है वो सच्चे मन से लिया जाता है। अभी तक जितनी भी पार्टियों के जो है उद्देश्य और आए सब घोषणा पत्र के रूप में आते थे और घोषणाएं कभी पूरी नहीं होती थी। हम लोगों ने संकल्प पत्र दिया है और इसका निश्चित रूप से पालन होगा। इस संकल्प पत्र का हमारे अध्यक्ष जी ने या महासचिव ने जो भी कहा है वो अक्षर से सत्य कहा है। ये पार्टी का पूरा नियम है, सिद्धांत है कि यहाँ पर जो छोटा कार्यकर्ता या बड़ा कार्यकर्ता जो भी बोलेगा वो एक ही बात बोलेगा जो सत्य है। इसलिए यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं है कि हमारा प्रदेश अध्यक्ष कुछ और बोल रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ और बोल रहा है, प्रदेश महासचिव कुछ और बोल रहा है। इसलिए इन लोगों ने जो कहा है वो अक्षर से सत्य है और निश्चित रूप से यहाँ तक तो है, इसमें बहुत ज़्यादा इसका विश्लेषण अगर विश्लेषण में जाते हैं तो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, ये देर होगा। इसमें यह है कि अगर कार्यकर्ता हमारा जीतने के बाद और किसी भी विधायक उसका जो है जनता का फोन नहीं उठाता है तो उसको पनिशमेंट मिलेगा। माने उसकी छोटी से छोटी गलती पर भी उसको चेताया जाएगा कि तुमने देखो ये जो है उल्लंघन किया है, और ऐसे रहेगा, पूरा क्लियर रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपकी पार्टी में टिकट के लिए क्या मापदंड है? टिकट लेके लिए कोई मापदंड नहीं है। इसमें जो है जो सच्चा भारतीय है और माने जो जिसके ऊपर कोई क्रिमिनल केस नहीं है और जो सेवा के लिए आता है, जैसे हमारा एक सिद्धांत है, हमारा एक संकल्प पत्र में है कि सेवा के बदले मेवा क्यों। अधिकतर पार्टियों में सब केवल इसलिए आते हैं पार्टियों में कि हम विधायक बनेंगे और 1 साल में ही करोड़पति बनकर और हम जनता को लूट के रखेंगे, जबकि हम सभी जानते हैं कि ये जो है हमारे सेवक हैं। हम जिनको भी हमारे ही टैक्स से, हमारे ही जनता के टैक्स से इनको वेतन मिलता है, लेकिन ये उसी को जो है माने जनता को भूल जाते हैं और वापस उसकी तरफ घूम कर नहीं देखते हैं। तो मेरा सीधा एक ही मापदंड है, जैसे पहले क्रांतिकारियों का होता रहता था कि पहले उनकी परख होती थी फिर उनको पार्टी में शामिल किया जाता था, ऐसे मेरे यहाँ है कि जो भी हमारी बिंदुओं पर, मान बिंदुओं पर खरा उतरता है उसी को हम इस पार्टी में टिकट देते हैं और उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। इसलिए यहाँ पर कोई भी चीटिंग का, कोई भी यहाँ पर फ्रॉड का, कोई भी यहाँ पर धनोपार्जन का ऐसा कहीं पर भी कोई मापदंड नहीं होगा उनका। इसलिए सब अच्छे लोग आ रहे हैं, सेवा के बदले मेवा नहीं लेंगे, ऐसा सिद्धांत हुआ जा रहा है। बाकी पार्टियों में अभी देखा गया टिकट के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी और काफ़ी पैसे देकर टिकट खरीदा और बेचा गया। क्या ये लोकतंत्र का अपमान नहीं है? ये इससे बड़ा और अपमान कोई हो ही नहीं सकता है। अब लोग इसको कहने के लिए कह सकते हैं कि आपकी पार्टी तो भी व्यापक नहीं हुई है इसलिए आपके पास कौन आएगा, लेकिन यह है इसका एक बहुत बड़ा ये पाप है कि अगर हम टिकट जो पैसा लगाएगा, और सिद्धांत भी है कि जो पैसा लगाएगा वो पैसा कमाएगा। जितने भी इस समय जो है ऐसे टिकट खरीदने वाले लोग हैं उनका कोई सेवा का भाव नहीं है। उनका यह है कि अगर हम यहाँ पर 10 करोड़ लगाएंगे तो हम 50 करोड़ आगे चल के पैदा करेंगे, लेकिन हमारे यहाँ कोई ऐसा सिद्धांत ही नहीं है, न कोई यहाँ पैसे का लेन देन है। हाँ, ये जरूर है कि वो अपने पैसे पर चुनाव लड़े और बाकी सहयोग पार्टी कर रही है उनका जितना भी कर सकती है, लेकिन ये सिद्धांत है कि वो कमाएंगे नहीं। ये उनसे एक पूरा लिखित प्रपत्र लिया जा रहा है, स्टाम्प पर लिया जा रहा है और ऐसा हम समझते हैं कि हम इसमें शायद व्यवस्था परिवर्तन में इन सिद्धांतों के द्वारा सफल हो सकते हैं आगे भविष्य में। आप भी चुनाव लड़ रहे हैं, जी, कौन सा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं? राघोपुर विधानसभा। आपके अध्यक्ष जी ने कहा कि हमारे लोग चुनाव जीत कर जाएंगे तो वो कुछ लेंगे नहीं, कुछ कमाएंगे नहीं, तो क्या आप इस बात से रखते हैं? बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि मैं कोई सरकारी नौकरी करने नहीं जा रहा हूँ। मैं जनप्रतिनिधि बनकर उनके सामाजिक कार्यों का उत्थान करने के लिए जा रहा हूँ। जी, आप कितना इस बात से रखते हैं कि मंत्रियों को या नेताओं को, विधायकों को, जैसा कि आपके अध्यक्ष जी ने कहा कि पैसा नहीं लेना चाहिए, कितना ताल्लुक़ रखते हैं इससे? इस पर थोड़ा डिफरेंट हूँ मैं।
इसलिए कि ये बात सही है कि समाज सेवा हम करने जा रहे हैं तो मेवा क्यों, लेकिन इसमें बात यह भी है कि हम समाज सेवा कर रहे हैं, अगर 24 घंटे हमारी ड्यूटी है कि समाज सेवा की ही, तो हमारा भी पारिवारिक दायित्व है सामाजिक दायित्व के साथ ही। तो इसमें एक पॉलिटिशियन को, जो नेता हैं, उन्हें कितना मिलना चाहिए अपने जीविकोपार्जन के लिए? इसके लिए मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जितने में परिवार का ढंग से पालन पोषण हो जाए, शिक्षा दीक्षा हो जाए, बस उतना ही चाहिए। लाखों रुपए की आवश्यकता नहीं है। जो आज 2.5 लाख 3 लाख रुपए वेतन मिल रहा है, क्या वो उचित है? तो कदापि उचित नहीं है, अनुचित है। और हकीकत है ये कि जनता के पैसे का, जनता के द्वारा दिए गए टैक्स का ये दुरुपयोग है। तो ये अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर नहीं है? यह पूछने की बात ही नहीं है, यह अनापेक्षित खर्च है ही। भारत में अभी जितने भी नेता हैं, उनके ऊपर किए गए खर्चों का ब्यौरा निकालने पे 1 अरब रुपए महीने का खर्च आता है। इतने में किसी स्टेट का बजट बन सकता है। क्या कहेंगे आप? निसंदेह आपने जो कहा बात सत्य है, बल्कि हकीकत यह है कि जब मैं सुनता हूं कि फलाने नेता को इतने बॉडीगार्ड दिए गए हैं, Y+ दिए गए हैं, Z+ दिए गए हैं, तो Y+ और Z+ तो छोड़िए, कल मुझे मालूम से हुआ कि एक विधायक के जो बॉडीगार्ड है उसकी सैलरी जो है, उसका जो वेतन है 82,000 रुपये से ज़्यादा है। अब प्रश्न ये उठता है कि एक विधायक को 2 बॉडीगार्ड भी मिला हुआ है, तो इसका मतलब लगभग 1,85,000 रुपये, सॉरी 1,65,000, 2.5 लाख रुपए के आसपास जो है वो खर्चा जाता है। तो प्रश्न ये उठता है कि ये पैसे किसका जा रहा है और विधायक जी को किससे खतरा है? क्या उन्हें अपने जनता से ही खतरा है? तो जनता के द्वारा खतरा विधायक को क्यों, जनप्रतिनिधि को क्यों? क्या ये कुछ ऐसा कार्य करते हैं जिनसे की जान को खतरा है कि उन्हें बॉडीगार्ड की जरूरत पड़ती है? तो मुझे तो ये कदापि उचित नहीं प्रतीत होता कि जनप्रतिनिधियों को बॉडीगार्ड की आवश्यकता है, बल्कि मैं ये तो समझता हूँ कि जितनी इसकी जरूरत है उससे ज्यादा ये स्टेटस सिंबल है। भारत की जनता पुलिस वालों को देखकर डरती है और विधायक पुलिस वालों से घिरे रहते हैं। तो वो जनता के प्रतिनिधि हैं या अपनी सुरक्षा के लिए रखे हैं? भारत की जनता पुलिस से डरती है, उसके पीछे कारण है। कारण ये है कि अंग्रेज तो चले गए लेकिन सिस्टम नहीं बदला। अभी भी पुलिस जो है अंग्रेजों के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उसी के हिसाब से कार्य कर रही है। हाँ, अभी कुछ ऐसा परिवर्तन हुआ है कि सरकार की ओर से बराबर निर्देश ये आते हैं कि पुलिस जो है पुलिस पब्लिक फ्रेंड की तरह काम करे। कुछ परिवर्तन आया भी है, लेकिन अभी भी जो एक लंबे समय तक पुलिस का दबदबा रहा है उसका एक डर बना रहता ही है और आम पुलिस अभी भी डरती है। रही बात जनता की, जनप्रतिनिधियों की, तो जनप्रतिनिधियों को सुरक्षा की जरूरत तो मैं कदापि नहीं समझता, लेकिन जैसा आप बता रहे हैं कि कई बार जो है जनप्रतिनिधि के पास जाते हैं लोग और पुलिस को देखकर डर से कुछ नहीं बोल पाते, तो ऐसा होता है अक्सर। हाँ, ऐसा होता है। हाँ, कुछ जो शिक्षित लोग होते हैं भले उनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन जो अशिक्षित हैं, अल्प शिक्षित हैं, गरीब गुरबा हैं, उन्हें तो पुलिस की वर्दी से डर लगता ही है। आपका संविधान कहता है कि जनता के लिए, जनता के द्वारा, लेकिन यहाँ एक भी नेता न तो जनता के लिए हैं न जनता के द्वारा हैं। इस पे क्या कहेंगे आप? तो इसी परिवर्तन को लेकर ही तो हम लोग इस व्यवस्था में उतरे हैं। इस दल का गठन ही मैंने केवल इसलिए किया था कि हम इस व्यवस्था को पूरा परिवर्तित करें
अपने यहाँ संविधान जो है ये अभी भारतीय संविधान नहीं है, इस पर खाली एक मोहर लगी हुई है भारतीय संविधान। ये संविधान पूरा का पूरा खाली ट्रांसलेट किया गया है जो अंग्रेजों का संविधान था उससे। इस पूरे संविधान को बदलने के लिए, इस पूरी व्यवस्था को बदलने के लिए एक जो हमारा नौकर है, सेवक है, उससे हम डरते हैं, चाहे वो डीएम हो, चाहे एसपी हो, चाहे पुलिस वाला हो, जबकि वो हमारे ही टैक्स से, हमारे ही दिए पैसे से हम काम करता है। हम सभी जानते हैं, हम जिसको पैसा देते हैं उससे काम जब लेते हैं तो मेरा नौकर होता है, मालिक नौकर। लेकिन यहाँ पर एकदम विपरीत हो गया है, जो मालिक था वो नौकर बन गया है, जो नौकर था वो मालिक बन गया है। इस व्यवस्था को बदलने के लिए हमने जो सिद्धांत बनाया है, हमारे उसमें लिखा भी हुआ है, और यही मैं अपने सभी विधायकों को, प्रत्याशियों को बता भी रहा हूं कि आप मालिक बनने नहीं जा रहे हो, आप जनता के सेवक बनने जा रहे हो, इसलिए सेवक की भांति काम करना। भारत में अभी तक लोगों को बरगलाया गया कि भारत में संविधान सर्वोच्च है, जबकि खुद संविधान कहता है कि यहाँ की जनता सर्वोच्च है। बिल्कुल सही है। तो जनता को इस तरह से बरगलाने का काम क्यों किया गया? तो इसीलिए सत्ता में बने रहने के लिए जनता को अभी बहुत कुछ बताया ही नहीं गया, उसके अभी अधिकार नहीं मालूम है, जनता को संविधान के बारे में भी शून्य ज्ञान भी नहीं है। इतना बड़ा संविधान भारतवर्ष का लिखा गया है कि एक बड़ा सा बड़ा मनीषी भी अगर उस संविधान को पूरा पढ़े तो वो शायद ध्यान नहीं रख पाएगा, ज्ञान नहीं रख उसका होगा पूरा। इतने बड़े बड़े जज हुए, इतने बड़े बड़े मनीषी हुए हैं, इसलिए संविधान परिवर्तन की भी मेरी एक व्यवस्था है उसमें कि कैसे एक संविधान, पहले जमाने में क्या होता था, पहले जमाने में लिखित संविधान कोई बहुत बड़ा नहीं बनाया जाता था, लेकिन हर व्यक्ति जानता था कि पीपल के पेड़ के नीचे आपको गंदगी नहीं करनी है। क्यों? इस पर ब्रह्मदेव का वास है। नीम के नीचे आपको जो है कोई गंदगी नहीं करनी बल्कि जल चढ़ाना है। क्यों? मालूम था कि नीम का वृक्ष जो है हमेशा वायु को शुद्ध करता है। ये एक संविधान होता था। आपने लिखा है जी, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, जी, गौ माता नारी और किसान, जी, इन पर है संकट महान, जी, इन सब का जब होगा कल्याण तभी बनेगा देश महान। क्या है ये बिल्कुल सही है, हकीकत है। हम किसी भी देश की उन्नति का मापदंड जो है उसके सामान्य जनजीवन के माध्यम से नापते हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्या है, कहीं पर भी देख लीजिए, अगर 10-20 अगर बहुत बड़े अमीर हो गए तो उस देश को अगर नहीं बहुत देश बड़ा संपन्न है, बड़ा विकास कर रहा है। विकास तो तब माना जाएगा जब समाज का अंतिम व्यक्ति, और उसको भी मैंने भरपेट रोटी, अच्छा कपड़ा, अच्छा रहन सहन, अच्छा से अच्छी शिक्षा और अच्छा उनको जो है सब मिल रहा होता है, तब हम उस देश को मानते हैं कि वो देश संपन्न है, वो देश विकास कर रहा है, विकास कर चुका है। हमारे यहाँ भी क्या है, ये जो मैंने आपने 6 बिंदुओं पर ध्यान दिलाया, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, गौ माता नारी और किसान। अब आप अगर इनको एक एक बिंदु को देखें तो इस समय जो वैश्विक कह लीजिए या हमारे यहाँ के जो कथित राजनेता हैं या कथित शासन व्यवस्था है, जो भी है, वो सब इन्हीं 6 बिंदुओं पर ही अत्याचार कर रही है। 6 बिंदुओं को ही मिटाने का पूरा प्रयास हो रहा है। हिंदी अब लुप्त होती जा रही है, बिल्कुल हिंदी नाम नहीं रहा है। आप एक छोटा सा रिक्शा चालक भी अगर है, वो भी अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाने का प्रयास करता है। हमारे यहाँ मतलब टिड्डी दल की तरह जो है कॉन्वेंट स्कूल खोले जा रहे हैं। क्यों? हमारे भारतीय शिक्षा क्या गलत थी? जबकि आज विश्व का बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक स्वीकार रहे हैं कि कंप्यूटर भी जो है सबसे ज्यादा अडॉप्ट करता है संस्कृत भाषा को, स्वीकार करता है। लेकिन यहाँ अंग्रेजी के पीछे हम लोग दीवाने हैं, हिंदी को बिल्कुल नष्ट किया जा रहा है। यहाँ तक कि हिंदी दिवस मनाया जा रहा है, उसमें भी हम देखते हैं लोग जो अपना भाषण देते हैं, वक्तव्य देते हैं, वो अंग्रेजी में देते हैं। ऐसे हिंदू को भी हमारे यहाँ बिल्कुल जो है नष्ट किया जा रहा है, उसको माने बिल्कुल हे दृष्टि से देखा जाता है। आप कहीं पर बैठे, अगर उच्च उसमें बैठे हो शिक्षा के लोगों में, पाए हुए लोगों में, और आपको हिंदू नाम शब्द अपने को कह दें तो उनको बड़ा आपको घृणित दृष्टि से देखते हैं, माने हिंदू इतना दयनीय उसको बना दिया। ऐसे हिंदुस्तान मेरा पूरा सिमटता जा रहा है चारों तरफ से, जगह जगह में उसको खंडित करने के लिए पूरे पूरे केंद्र बनते जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि बॉर्डर से ही खाली हमारा हिंदुस्तान सिमट रहा है। ऐसे हमारा गौ माता, एक से एक कायदा कानून बनते हैं, लेकिन देखिए आज हमारी गौ माता, जिसको हम माता कहते हैं, वो सड़कों पर आवारा घूम रही है और उसको मार काट के लोग खाने का बड़ा कर रहे हैं। ऐसे में गौ माता में नारी आती है, नारी को कितना जो है माने हम उसको एक देख रहे हैं, उसको प्रोडक्ट कर रहे हैं जनता के सामने, एक क्या कहते हैं सौंदर्य उसके रूप में। जबकि नारी हमारे यहाँ क्या कहा जाता था कि जहाँ मतलब नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है। तो ऐसे हमारे यहाँ फिर उसके बाद आता है किसान। आज हमारा जो ये 80% किसान
जो गांव में बसा हुआ भारतवर्ष है, वहां का किसान के लिए कितने बड़े अत्याचार हो रहे हैं। केंद्र में बैठी हुई सरकारें जो भी आती हैं, वो केवल किसान को चूसने का ही, पूरा किसान को कैसे नष्ट हो, जबकि किसान को दूसरा भगवान भी कहा जाता है। हम उसी के द्वारा उपजाए हुए अन्न से जीव को उपार्जन करते हैं। अन्न कोई फैक्ट्रियों में नहीं पैदा किया जा सकता है। और ये ऐसे 6 बिंदुओं को, ये 6 पॉइंट जो हमने लिए हैं, इन्हीं पर केवल अत्याचार हो रहा है। हमारा उद्देश्य क्या है, हम इन 6 बिंदुओं को जब उत्थान करेंगे, इन 6 बिंदुओं का, तो ये भारतवर्ष तुरंत महान बन जाएगा। निश्चित उसमें कोई परिवर्तन करने की जरूरत ही नहीं है, कहीं अपने आप महान हो जाएगा। 6 बिंदुओं को अगर हम उजागर कर देंगे, उत्थान कर देंगे। धन्यवाद आप सभी अतिथियों का। धन्यवाद आपको। दिव्यरश्मि चैनल आप लोगों का हार्दिक धन्यवाद देती है और शुभकामना देती है कि इस बार आप लोग बिहार में परिवर्तन लाएं। चलिए, बहुत बहुत